हेलो एंड वेलकम। यू वाचिंग बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर पंकज पांडे, हेड रिटेल रिसर्च एट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। पंकज को करीबन 18 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस इक्विटी मार्केट्स में है एंड ही फीचर्स अमंग्स द लीडिंग फाइनेंशियल मार्केट वेटरन्स इन इंडिया। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आईसीआईसीआई बैंक की सब्सिडरी है और कंपनी ने अपने ऑपरेशन 1995 में शुरू किए थे और तब से जो है बहुत अच्छे growth numbers हम ICICI Securities के लिए देख रहे हैं और their operations have been expanding, their client base has been expanding and providing different types of services. चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी बातचीत की। Very good afternoon, Pankaj, and welcome to the show. Hi, good afternoon, Gitu. Thanks for having me. Our pleasure, sir. पंकज शुरुआत करते हैं। आप बड़े पॉपुलर नाम है इक्विटी मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आपका जो रुझान है, आपका जो इंटरेस्ट है वो स्टॉक मार्केट में कब से है और ऐसा क्यों? व्हाई डिड यू वांट टू गेट इनटू स्टॉक मार्केट्स? So I think during my college days, I was very keen on reading, but I was not very heavy into reading. काफी मोटी किताबें पढ़ने का मुझे कभी शौक नहीं था. आई वांटेड जी। इंफॉर्मेटिव स्टफ एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो बिजनेस न्यूज़पेपर्स में जब मैं पढ़ता था तो मुझे वो लाइक करने लगा, क्योंकि शुरुआत में जब आप पढ़ते हो तो काफी बोरिंग लगता है बिकॉज आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो कि ये चीजें क्यों हो रही हैं. बट वंस यू सॉर्ट ऑफ डू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो कहीं ना कहीं आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं. एंड जो सबसे अच्छी चीज है इक्विटी मार्केट में जो मुझे लगी कि काफी सारे जॉब्स जो है आपके मोनोटोनस रह जाते हैं. एक समय के बाद में आप उसमें ज्यादा एक्सप्लोर करते नहीं हो, ज्यादा इनोवेट करने के लिए जाते. आई थिंक इक्विटी मार्केट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपका पॉलिटिकल से लेके चाहे कंपनी रिलेटेड हो या सेक्टर हो या यानी कंट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्लो होता रहता है, उसका इम्प्लीकेशन आप कहीं ना कहीं स्टॉक में सेक्टर में देखते ही. एंड ये आई थिंक ये सबसे एक्साइटिंग पार्ट है इक्विटी मार्केट का. एंड विच इज वाई आई थिंक आई लाइक समथिंग विच इज मोर एक्साइटिंग. तो आई थिंक कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल जो मुझे चाहिए था वो मार्केट में मुझे मिला. And which is why I like stock markets, and I don't think there is any other better place than being in equities. लेकिन ये माना जाता है पंकज कि जो स्टॉक मार्केट में हो उनको पेशेंस रखने की बहुत जरूरत होती है और कभी कभी ऐसा भी होता है दैट यू गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड अपसेट आल्सो। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? जी बिल्कुल. आई थिंक स्टॉक मार्केट में अगर आप या किसी भी जॉब में देखेंगे तो आपको फीडबैक की जरूरत पड़ती है, जहाँ पे आपके बॉस आपको बताते हैं कि आप ये अच्छा कर रहे हैं या आप खराब कर रहे हैं और यहाँ पे आपको सुधार की जरूरत है. आई थिंक स्टॉक मार्केट में आपके पास में मार्केट आपको फीडबैक देता है कि आप कुछ एक सोच लेके चल रहे होते हैं. आप किसी स्टॉक को या सेक्टर को सोचते हैं कि इस तरीके से परफॉर्म करेगा और कहीं अगर वो परफॉर्मेंस नहीं आता है तो आप खुद ही सोल सर्चिंग करते हैं कि क्या आपने सोचा था, क्या गलत हुआ, क्या 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 डिविएशन है. तो आई थिंक दैट में एक आपको कांस्टेंट फीड मैकेनिज्म मिलता रहता है एंड इससे आप अपने आप को रेगुलरली इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. आई थिंक आई थिंक ये सब चीजें जो स्टॉक मार्केट की है वो आपको किसी जॉब में या किसी और सेक्टर में नहीं मिल सकती. बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। अगर हम स्टॉक मार्केट की ब्रॉडली बात करें और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का जो टारगेट है वो निफ्टी का 20,000 का है अगले एक साल, यानी कि अगले 12 महीने में वो निफ्टी को 20,000 के आंकड़े तक देखते हैं। सो व्हाट इज दैट इज मेकिंग यू बिलीव दैट निफ्टी कैन बी एट 20,000 लेवल्स? देखिए अगर आप कॉर्पोरेट अर्निंग्स का बात करें तो करीब अगले 2 साल में जो हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स देख रहे हैं करीब 15% का ग्रोथ देख रहे हैं. एंड कुछ कुछ हैवी वेट सेक्टर जैसे बैंकिंग देखेंगे. बैंकिंग काफी सालों से परफॉर्म नहीं कर रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं एसेट क्वालिटी कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से बैंक्स को एग्रेसिवली प्रोवाइड करना पड़ रहा था एंड वो प्रॉफिट में कुछ पैसा बचता नहीं था. बट लास्ट 3-4 क्वार्टर से आपकी जो एसेट क्वालिटी कंसर्न्स है वो सब हट चुके हैं एंड आप बैंकिंग का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट आया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में. एंड बैंकिंग आपका करीब 35-37% आपका निफ्टी का पार्ट. दूसरा है आईटी. ना आईटी में एक जो बड़ी कंसर्न है कि अगर ग्लोबल स्लो डाउन होगा तो जो आईटी स्पेंड डबल डिजिट में हो रहा था कहीं सिंगल डिजिट में हो जाएगा. आई थिंक उस कंसर्न के चलते चलते आईटी स्टॉक्स में करीब 25 से 50% की गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है. अभी ऐसा लगता है कि ग्लोबल सेटअप ऐसा है कि आपका जो इंटरेस्ट रेट हाइक है शायद उसका या तो पेस कम होगा या फिर आगे जाके आप कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे थोड़ी राहत देखेंगे. तो जो सेंट्रल बैंक का जो एग्रेसिव पॉस्चरिंग था वो थोड़ा ढीला पड़ेगा. एंड ओवरऑल फिर वो आईटी सेक्टर के लिए थोड़ा एक बेटर निकल के आता है बिकॉज अगर आपका ओवरऑल थोड़ा टेक स्पेंडिंग बढ़ता है तो आईटी एज ए सेक्टर काफी अच्छा सेक्टर माना जाता है. बिकॉज अगर आपका हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ भी है और आपके आईटी कंपनीज अगर आप देखें तो 20 से 25 के मल्टीपल में आपको ज्यादातर आईटी कंपनीज मिल जाती हैं. ये कंपनीज जो होती है काफी अच्छा डिविडेंड पे करती हैं.
तो ये दोनों को जी। अगर आप देखें तो 50% इंडेक्स आपका लार्जली सॉर्टेड लगता है। आई थिंक उसके अलावा जो भी सेक्टर्स हैं, जैसे ऑटो है, तो ऑटो में आप अगले 2 साल आप एक्सेप्ट फॉर टू व्हीलर सेगमेंट देख लीजिए, बाकी सब में डबल डिजिट ग्रोथ के ये रहने की आशा है। सीमेंट सेक्टर में वर्स्ट क्वार्टर था कहीं ना कहीं लास्ट क्वार्टर, बट क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस करेक्ट होने चालू हैं तो वहां पे भी अर्निंग्स का रिकवरी हो। तो काफी सारे सेक्टर जो बीटन डाउन थे वहां पे अर्निंग्स रिकवरी है, प्लस जो आपके बड़े सेक्टर्स हैं जैसे बैंक, वो अच्छे लग रहे हैं। तो हमें लगता है कि 20,000 का निफ्टी का लेवल एक साल के लिए काफी कंजर्वेटिव है। इनफैक्ट हमें लगता है कि जब हम FY 25 के नंबर्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये निफ्टी के टारगेट्स और बेहतर होंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि दुनिया में आप कहीं पे भी देख लीजिए, इंडिया से अच्छा ग्रोथ आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हालांकि जी। वैल्यूएशंस इंडिया में थोड़े रिच रहते हैं, बट इक्विटी मार्केट्स में जनरली ग्रोथ, जनरली मेरा बायस हमेशा लार्जली टुवर्ड्स ग्रोथ रहता है। तो आई थिंक इंडिया आपको सबसे बेस्ट ग्रोथ ऑफर करने वाला है। प्लस इंडिया में आपकी जो कंपनीज हैं वर्ल्ड क्लास है, हमें आप चाहे बैंक्स में देख लीजिए, चाहे बाकी और सब जगह देख लीजिए। सो दैट वे आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स पुट टुगेदर जो आपको इंडिया में मिल रहा है। एंड मुझे लगता है कि अगले 3 से 5 साल काफी इन्वेस्टमेंट बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही है। आई थिंक आई विल नॉट बी सरप्राइज इफ वी कैन गेट मल्टीपल रिटर्न फ्रॉम करंट लेवल्स। आई थिंक नेक्स्ट 3 से 5 साल आई थिंक इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए मेरे हिसाब से काफी अच्छे रहेंगे। पंकज, आमतौर पे ये देखा गया है कि सेंटिमेंट्स ज्यादा ड्राइव करते हैं। वी टेक इनटू कंसिडरेशन सेंटिमेंट्स देन वैल्यू। इट समटाइम्स सो हैपेंस अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हो, व्हाट शुड बी वी डू इन सच अ केस जहां पे स्टॉक्स टेंड टू रैली ऑन सेंटिमेंट्स रादर देन वैल्यू? देखिए, आई थिंक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखें तो, क्योंकि जैसे हम लोग एनालिस्ट हैं तो हम लोग कंपनीज के नंबर्स देखते हैं, 2 साल फॉरवर्ड के नंबर्स देखते हैं, आगे और सोचते हैं कि कंपनी के साथ में क्या हो सकता है, क्या अच्छा क्या खराब हो सकता है। बट जी। अगर आप नॉर्मल शेयर इन्वेस्टर्स का बात करें तो काफी सारी चीजें देख नहीं पाते आई थिंक। बट अगेन कुछ कॉमन सेंस है जो कि अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर पिछले 3-4 सालों में कंपनी का प्रॉफिट मान लीजिए 2 गुना हुआ है, बट स्टॉक अगर 5-6 गुना हुआ है या 4-5 गुना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक सिंपल चीज ये बताता है कि आपका जो वैल्यूएशन का री रेटिंग है वो ज्यादा हुआ है। तो उस सारे स्टॉक्स में अगर इस तरह की रैली है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग करना बनता है टू सम एक्सटेंट। एंड उसमें फ्रेश एंट्री थोड़ी हिसाब से, मेरे हिसाब से अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज वो एक आपके लिए एक ट्रैप हो सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं आप हायर लेवल पे फंस जाएंगे, फिर आपको अगेन उस आपके प्राइस आने के लिए काफी टाइम वेट करना पड़ सकता है, इवन इफ इट इज अ गुड स्टॉक। ठीक है, बट इसका रिवर्स भी काम होता है कि अगर पिछले 3-4 साल से किसी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्राइस में कुछ कुछ साल नहीं आया, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव ट्रेंड निकल के आता है कि आगे जाके मार्केट ने स्टॉक को कुछ समय के लिए इग्नोर किया हुआ है बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन, बट आगे जाके कहीं ना कहीं अर्निंग्स को रिकॉग्नाइज करेगा एंड उस स्टॉक में आपको। तो मेरे हिसाब से कुछ चीजें हैं जो कि लोग कॉमन सेंस अप्रोच लेके देख सकते हैं। सिमिलरली आप अपने आसपास देखिए, ऑब्जर्व करिए किस चीज की डिमांड रही है। अगर जैसे ऑटोमोबाइल्स का आप देखिए, आप किसी भी गाड़ी को बुक करने जाएंगे तो आपको 1-1.5 साल या 3 से 6 महीने का कम से कम वेटिंग लगता है। तो बिल्कुल निकल के आ रहा है कि डिमांड ग्राउंड लेवल पे काफी अच्छी है, कंपनी सप्लाई नहीं कर पा रही है, एंड उसकी वजह से आपका जो ग्रोथ है बेटर रहने की उम्मीद है। प्लस जो आपके प्राइसेस भी आप देख के आगे जाके स्टील वगैरह के प्राइसेस काफी थे, करेक्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं उनके मार्जिन में उनको हेल्प करने वाले हैं। तो आई थिंक कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप खुद भी एक सेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक या सेक्टर चला नहीं है, इसके प्रॉफिट्स जनरली बढ़ रहे हैं, एंड ओवरऑल कहीं ना कहीं ये प्राइस में भी रिफ्लेक्ट करेगा। तो कुछ चीजें हैं जो कि ओवरऑल आपके ट्रैकिंग में आप नॉर्मल दिनचर्या में वो सब इम्बाइब कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते पंकज, जब आप कोई पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या रहती है? ऑन व्हाट बेसिस डू यू सेलेक्ट द स्टॉक्स? हैं। देखिए, अगर आप कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो 2-3 अप्रोच हो सकती है। एक अप्रोच ये हो सकती है कि अगर मैं निफ्टी में पैसा डालूं और निफ्टी मुझे लगता है कि मान लीजिए 12 से 15% का रिटर्न देगा, तो जनरली अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो आप वही स्टॉक्स चुनेंगे जो 12 से 15% की ग्रोथ को ज्यादा कर या बेटर कर सके। तो एक अप्रोच वो होती है, उसके हिसाब से आप सेक्टर्स ढूंढते हैं और उन सेक्टर में जो भी सबसे बेस्ट स्टॉक्स होते हैं उनको आप पकड़ते हैं। एक अप्रोच ये हो सकती है कि हम मुझे सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने 100 रुपए लगाए और मुझे 150 रुपए चाहिए या 50% का रिटर्न चाहिए, तो देन आप बॉटम अप करते हैं जहाँ पे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढते हैं एंड उनको देखते हैं कि
उनमें कहीं 50% का अर्निंग ग्रोथ हो सकता है या उसमें कहीं री रेटिंग का पॉसिबिलिटी है, तो दोनों चीजें काम करती हैं। बट जनरली मोस्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आप बेंचमार्क को एक रेफरेंस मानते हो, तो आप उस हिसाब से करते हो कि आप देखोगे कि उस बेंचमार्क को बीट करने वाले ओवरऑल कंपनीज कौन सी हो सकती है। जनरली आप एक पूल बनाते हैं और उस पूल में से आप अलग अलग कंपनी सेलेक्ट करते हैं और उनको अलग अलग वेटेजेस देके यू ट्राई टू आउट परफॉर्म। ओके। पंकज, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो वी ऑल नो दैट हम बहुत चैलेंजिंग टाइम्स से गुजर रहे हैं। इन्फ्लेशन इज एट रिकॉर्ड हाइज, अभी भी जो कम नहीं हुई है, एलिवेटेड लेवल्स पे ही है। इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग हायर, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और साथ क्रूड काफी वॉलेटाइल रहा है, अप एंड डाउन एक्शन हमको क्रूड में देखने को मिला। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे बाजारों ने काफी रेजिलियंस दिखाई है। तो आपको कुछ फैक्टर्स जो आपको लगता है कि अभी भी प्ले आउट कर सकते हैं, एंड द टाइम्स आर नॉट, इट इज नॉट दैट द वर्स्ट इज ओवर, अभी बुरा समय खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हमको कुछ जो है वो चीजें दिमाग में रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। सो व्हाट आर द दोस crucial things that one needs to keep in mind before investing in a market which is a rain bound market and a consolidating market? तो देखिए, अगर आप चिंता की लिस्ट गिनाएंगे तो काफी सारी चिंताएं मार्केट के लिए हो सकती है। जैसे कि आपने बताया कि जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी सॉल्व हुई नहीं है, क्रूड अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है। हालांकि क्रूड में थोड़ा बहुत करेक्शन देखा गया है, बट कहीं ना कहीं क्रूड अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पे है। इंडिया में इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है, बट अभी भी चिंताएं हैं। आई थिंक जो इंडिया में अभी एक रिलेटिवली एक जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपकी अर्निंग ग्रोथ वगैरह तो काफी ठीक है, बट आपकी जो वैल्यूएशन है वो अभी भी रिच है कंपेयर टू लॉट ऑफ जोग्राफीज। कहीं ना कहीं इंडिया को ग्रोथ, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ रिलेटिवली बाकी कंट्रीज से काफी बेटर है, तो उसका एक प्रीमियम मिल रहा है। तो जो सबसे बड़ा रिस्क है वो यही है कि आपका वैल्यूएशन रिच है, तो आप अभी अगर रिच वैल्यूएशन में एंटर कर रहे हैं और ऑलरेडी आपका अर्निंग ग्रोथ अगर कहीं टेपर डाउन होता है तो आपको रिटर्न मिलेगा नहीं है, हो सकता है कि आपका कैपिटल का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। तो वो एक इंडिया में आई थिंक सबसे बड़ा रिस्क है। बिसाइड दैट आई थिंक इंडिया में जो सबसे बड़ा मैक्रो फैक्टर है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस है। तो इंडिया में अगर आप देखिए हमारा ऑयल बिल जो होता है वो 8 लाख के करोड़ के ऊपर के होता है। अगर ये प्राइसेस चलते हैं तो और ये बिल बढ़ता जाता है, एंड उसका इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट से लेके इन्फ्लेशन में सब में नजर आता है, करेंसी के मूवमेंट में भी नजर आता है। क्योंकि अभी क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ी नीचे आने चालू है, बिकॉज आपकी दुनिया में कहीं ना कहीं ग्रोथ, आप चाहे देखिए यूएस में, यूरोप में या चाइना में ग्रोथ स्लो डाउन चल ही रहा है, तो क्रूड ऑयल थोड़े बिनाइन है और वो इंडिया के रिलेटिवली अच्छा है। बट ये तो नोन रिस्क हो गए, बट मार्केट में हमेशा अननोन रिस्क भी होता है जिसको कहना या जिसको डिसिफर करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे 2 साल पहले हमने कोविड की महामारी देखी, तो वो किसी को आइडिया नहीं था कि इस तरह के रिस्क मार्केट में आ सकते हैं। तो वो एक अननोन रिस्क तो हमेशा मार्केट में रहता ही है, बट नोन रिस्क जनरली मार्केट में है, बट वो लार्जली मेरे हिसाब से इतने बड़े नहीं है कि इंडिया या मार्केट का डायरेक्शन को मीनिंगफुली चेंज कर पाए। बट अननोन रिस्क मार्केट में बिल्कुल आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया। बट ओवरऑल आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी इंडिया रिलेटिवली बेटर लगता है हमें ओवरऑल कंपेयर टू आप किसी भी ग्लोबल मेजर इकोनॉमी को अगर आप पकड़ के देखें। पंकज, क्या आपको लगता है कि इस समय हमारा थीम जो है वो डोमेस्टिक स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए विजा विज द ग्लोबल स्टॉक्स, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक स्टोरी, कंजम्पशन स्टोरी लुक्स मच स्ट्रॉन्ग? जी बिल्कुल। आई थिंक ऐसी 2-3 चीजें, अगर आप ग्लोबली देखिए तो हमारा जो ग्लोबल एक्सपोजर है वो उनमें एक टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आता है निकल के, दूसरा है आपका फार्मा रिलेटेड एक्सपोर्ट्स होता है, थोड़ा बहुत टेक्सटाइल्स। ये 3-4 मेन सेक्टर है जहाँ पे आपका मेजर ग्लोबल एक्सपोजर आता है। आई थिंक आईटी सेक्टर में ऑलरेडी वो क्योंकि प्राइसेस करेक्ट हो गए तो वो ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है, एंड फार्मा में भी अगर आप देखिए जो यूएस बेस्ड एक्सपोर्टर है उनका काफी मार्जिन वोलेटिलिटी है। ये सब को देखते हुए आपके जो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर है वहां पर ग्रोथ रिलेटिवली सेक्युलर होती है। तो आईटी में क्योंकि ज्यादातर डोमेस्टिक स्टोरी है नहीं, तो ओवरऑल आईटी में आपको डोमेस्टिक ओरिएंटेड थीम नहीं मिलने वाली है। लार्जली अगर आप देखें फार्मा में आपके काफी सारे हॉस्पिटल्स आते हैं जो कि डोमेस्टिक ओरिएंटेड थीम पे है। सिमिलरली जो दवाइयां हैं जो इंडिया में ही बिकती हैं, तो डोमेस्टिक ओरिएंटेड फार्मा कंपनीज है जिनमें एमएनसी आते हैं, आई थिंक ये एक अच्छी थीम मानी जाती है। बिकॉज आप कहीं ना कहीं देखिए, आप अपने रिलेटिव्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा टेस्ट होते हैं, ज्यादा डिजीजेस आइडेंटिफाई होते हैं, उनके क्योर भी होते हैं, एंड ओवरऑल जो मेडिकल का जो बिल है वो सभी का बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये फार्मा कंपनीज के लिए एक रिलेटिवली बेनिफिशियल माना जाता है।
देन आप कंजम्पशन साइड में देखेंगे तो एफएमसीजी काफी महंगा सेक्टर निकल के आता है। हालांकि एफएमसीजी पिछले 5-7 सालों में काफी अच्छा किया है, बट आप उसकी जगह कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देख सकते हैं। इंडिया में जैसे आप देखें ऑटो की डिमांड है आगे जाके 2-4 सालों में काफी अच्छे रहने वाली। कभी ग्लोबल कंपैरिजन से भी देखेंगे तो इंडिया में पेनिट्रेशन काफी कम है। सिमिलरली जो वाइट गुड्स है या फिर एंटायर रिटेल बाय है, चाहे वो आप टाइटन देख लीजिए या फिर आप और सेक्टर देख लीजिए, एप्पल वगैरह में देख लीजिए, आई थिंक ये सेक्टर में काफी अच्छा खासा ग्रोथ निकल के आ रहा है। चाहे उसमें आप शॉपर स्टॉप हो, चाहे वो ट्रेंड हो, चाहे एबीएफआरएल हो, काफी सारी कंपनी। बिकॉज पिछले 3-4 साल में अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें ग्रो नहीं कर रहा है और ऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें काफी बेटर कर रहा है। तो वो एक अगेन डोमेस्टिक ओरिएंटेड थीम है जो कि काफी निकल के आ रही है। एंड चूंकि सरकार केपेक्स पे ध्यान दे रही है तो केपेक्स रिलेटेड थीम्स भी ऑन एंड ऑफ चलते रहते हैं। जैसे कि इससे पहले कैपिटल गुड्स चल रहा था जो हमें लगता है कि बेस्ट ऑफ द मूव्स इज बिहाइंड अस, बट स्टिल इट कैन सर्व डू और गिव डिसेंट रिटर्न्स। सीमेंट काफी बीटन डाउन है अब, तो हमें लगता है कि थोड़ा उछाल इधर पे भी आ सकता है रिलेटिवली। तो लार्जली कंजम्पशन में आपके ऑटो या डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन निकल के आता है। एंड इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट इज अनदर सेक्टर, बिकॉज जॉब क्रिएशन ठीक ठाक हो रहा है इकोनॉमी में, तो कहीं ना कहीं जी। आपका वो रियल एस्टेट एज अ सेक्टर में भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपके ऑटोज प्लस वाई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्लस रियल एस्टेट एंड देन आपके थोड़े कैपेक्स रिलेटेड अच्छे लगते हैं। एंड इन सब का जो प्रॉक्सी है वो एक बैंकिंग है। तो अगर आप इंडिविजुअली नहीं लेना चाहते हैं तो बैंकिंग आई थिंक इन सब का एक ओवरऑल प्रॉक्सी निकल के आता है, या फिर बैंकिंग प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ दीज सेक्टर्स आई थिंक इज अ गुड मिक्स ऑफ स्टॉक्स टू हैव इन अ पोर्टफोलियो। पंकज, आपने सारे सेक्टर्स तो गिना दिए लेकिन स्टॉक्स नहीं बताए, तो अब हम आपको ये बताइए कि आपके टॉप 10 स्टॉक्स कौन से होंगे जो अगले 10 साल के लिए आप खरीदेंगे। देखिए 10 साल तो कहना काफी मुश्किल होता है, बिकॉज अगले 2-4 साल में हर कुछ सालों में थीम बदलती रहती है, वैल्यूएशन, क्योंकि स्टॉक चल जाते हैं तो ऐसा होता नहीं है कि स्टॉक अगर अर्निंग ग्रोथ अच्छी भी होगी, मार्केट ने उसको ज्यादा चला दिया तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक के हाथ में सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है। बट जैसे मैंने बताया कि अगर उसके बावजूद भी अगर कुछ देखना है तो बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा लगता है। बैंकिंग सेक्टर में अगर आपको देखना है तो मेरे हिसाब से HDFC, Axis, and SBI are looking not good. So this is one set of companies what can look at, and then I can talk about themes में कि कौन कौन से sectors या कौन कौन से segments ऐसे for example अच्छे लगते हैं। Now when you come to say consumer durables, तो Havells काफी हमें अच्छा लगता है overall। हॉस्पिटल्स एंड होटल्स दोनों कंजम्पशन ओरिएंटेड थीम्स के हिसाब से काफी अच्छे लगते हैं। तो हॉस्पिटल्स में अगर आप देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल्स हो गया, या फिर हेल्थ केयर ग्लोबल जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट है या जो कैंसर स्पेसिफिक थेरेपी को ट्रीट करता है, आई थिंक वो एक हमें अच्छा लगता है। एंड व्हेन यू लुक एट होटल्स, आई थिंक इंडियन होटल्स काफी अच्छा किया है स्टॉक ने, हमें लगता है कि क्योंकि कोविड के बाद में काफी रिवेंज शॉपिंग और रिवेंज स्पेंडिंग चल रहा है, तो वो एक बेनिफिट करेगा। पिछले 2 साल से लोग घूमे नहीं है, तो कहीं ना कहीं इंडिया में ग्लोबली पीपल आर ट्रैवलिंग, एंड उसका बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। इनके एआरआर वगैरह काफी इंप्रूव हो गए हैं। एंड देन आई थिंक ऑटो में अगर आप देखेंगे तो अगेन कुछ एंसिलरी कंपनीज हैं और कुछ मेन कंपनीज हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मेन कंपनीज में देखेंगे तो हमें लगता है कि मारुति काफी टाइम से उसने परफॉर्म नहीं किया है, तो वो एक अच्छा कर सकता है। एंड देन अगर आप एंसिलरीज में देखेंगे तो एक वैप्को करके कंपनी है जो हमें काफी अच्छी लगती है पोर्टफोलियो के हिसाब से। थोड़ा महंगा है इन द सेंस कि 9,600 रुपये का करीब का भाव है, तो वो हमें काफी अच्छा लगता है। एंड देन आप भारत फोर्ज देख सकते हैं, बिकॉज फोर्जिंग आपका अक्रॉस ऑटो में लगता है, तो हमें लगता है कि ये इस तरीके की कंपनीज देखी जा सकती है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने नाम गिना इनमें से कुछ सेट ऑफ कंपनीज बिल्कुल देखी जा सकती है फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। एंड अगेन पोर्टफोलियो इज अगेन इज मोर ऑफ अ इंडिविजुअल चॉइस। सो अगेन सो देयर इज नथिंग की जो सबको सूट करे। बिल्कुल सही कहा आपने। पंकज, अब ये बताइए कि हु यू थिंक कैन सक्सीड इन द स्टॉक मार्केट, क्या ट्रेड्स होनी चाहिए एक इंडिविजुअल में कि वो मार्केट में सक्सीड करे। देखिए आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपका एक थोड़ा पैशन होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप लोगों को जो मार्केट में अट्रैक्ट करता है कि आप रातों रात या कुछ सालों में बहुत मल्टीपल गुना पैसा कमा सकते हैं, तो वो एक लोगों को इनिशियली अट्रैक्ट करता है। जी।
बट आई थिंक वो चीज होने के लिए आपको काफी रीड करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है। एंड जरूरी नहीं कि आप बहुत हार्ड कोडेड हो नंबर्स को लेके, बिकॉज अगर आप बहुत मैकेनिकल या प्रिसिशन के हिसाब से हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं उस तरीके से हमेशा बिहेव नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट भी काम करते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक एक आपका बैलेंस व्यू और ऑब्जेक्टिव व्यू होना काफी जरूरी है। एंड थोड़ा एक कॉन्ट्रा अप्रोच भी जरूरी है, बिकॉज अगर सारा मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसी डायरेक्शन में आप भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप, या अगर आपने पहले आइडेंटिफाई किया है तो आप लकी हुए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं हायर प्राइस पे अटक जाने वाले। एंड ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक थोड़ा बहुत नंबर्स का समझ, बट उसके अलावा जो चाहिए वो लक चाहिए, बिकॉज सब कुछ होते हुए है, एटलीस्ट मैंने देखा है कि काफी सारे लोग मार्केट में उस तरीके से पैसा नहीं बना पाते। तो थोड़ा लक एज अ फैक्टर भी बिल्कुल काम करता है, बिकॉज वो एक थीम चमकती है या उस समय आप वो चीजों को नोटिस करते हैं और आप डॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लक इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिसाइड्स हैविंग ऑल द टेक्निकल एंड सॉफ्टवेयर स्किल्स इन द मार्केट। But you need not be a hardcore financial professional to be in the stock market, because I have seen even women of the age of 60 years being in the market. Not that they've studied CA or MBA, but they are still sort of very proficient in the market. They know the psychology of the market. They know how stock परफॉर्म इस एंड देन न्यूज को भी वो कोरिलेट कर पाते हैं। तो आई थिंक इसके लिए कोई बहुत जरूरी नहीं कि आप हाई फाई डिग्री लेके आए तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल। चलिए अब करंट मार्केट की बात करते हैं पंकज। मार्केट्स जो है अपने 18,000 के स्तर के आसपास निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। आई थिंक 500 पॉइंट्स अवे फ्रॉम रिकॉर्ड हाई, एंड जैसे कि आपने प्रेडिक्ट किया है कि अगले 12 महीने में हम 20,000 का स्तर भी निफ्टी में देख पाएंगे। लेकिन अभी करंट स्तरों पे आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस कर रहे हैं? स्टे इन्वेस्टेड, एग्जिट पार्शियली, और एड मोर फंड्स? तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो वैल्यूएशन है करीब 21 का है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो हम बहुत सस्ते नहीं है। एंड तो लार्ज कैप में जो जनरली आप अप्रोच कर सकते हैं कि अगर आपको मान लीजिए कुछ पैसा डिप्लॉय करना है तो आप उस पैसे को स्प्रेड आउट कर दीजिए अगले 5 से 6 महीने में, या इन बिटवीन मार्केट आपको लगता है कि करेक्ट हो गया है या 10-15% का अगर करेक्शन आ जाता है तो आप उसको 3 महीने में स्प्रेड आउट कर सकते हैं rather than 6 महीने। बट जनरली बेटर ये रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन आपके फेवर में है नहीं, तो आप रिलेटिवली अगर आप पैसे को स्प्रेड आउट करके देते हैं तो कहीं भी किसी महीने में मार्केट करेक्ट होगा तो आपको एटलीस्ट एक बेटर प्राइस एवरेज निकल के आता है। बट सेम चीज अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में ट्राई करेंगे तो वो काम नहीं करता है, बिकॉज मिड कैप स्मॉल कैप में जो जनरली मूवमेंट होते हैं वो थोड़े लंपी आते हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप में आपको SIP जैसे कंसेप्ट थोड़े कम काम करते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा लंपी पैसा डालना होता है। उसमें केयरफुल यही होना पड़ता है कि अगर कोई स्टॉक बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ज्यादा चला है तो आप उसको फिर से चेज ना करें, वेट करिए, बिकॉज हर स्टॉक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, जहाँ पे जो सेंटिमेंट्स होते हैं, लोग सेंटिमेंट्स में खरीदते हैं फिर उसको प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो देन आप उसमें आप एंटर करेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। पर इन जनरल क्योंकि वैल्यूएशन ये है तो आई थिंक रिच है, तो SIP काइंड ऑफ मोड इज बेटर टू सॉर्ट ऑफ एंटर द मार्केट, बिकॉज उससे क्या है कि आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। अगर आप एक बार सडनली पैसा डालेंगे एंड कहीं अगर स्टॉक थोड़ा करेक्शन आ गया तो आप का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज हो सकता है या कमजोर पड़ सकता है ना, आप उसको प्रीमेच्योर शायद एग्जिट कर दें। उसके लिए जरूरी है कि अगर आप लंबे समय की पारी खेलना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालिए मार्केट में, सो दैट आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। उसके बाद में आपको लमसम पैसा डालना है तो चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप या स्मॉल कैप हो, किसी में भी आप फिर आप कर सकते हम्म। पंकज, अगर आप एनालिस्ट नहीं होते तो क्या होते? तो अगर मैं एनालिस्ट नहीं होता तो मैं शायद देश भर घूम रहा होता, बिकॉज आई थिंक घूमना मुझे अच्छा लगता है। बट क्योंकि ओवरऑल जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि आपको काफी रीड करना पड़ता है, आपको मार्केट के क्लोजर रहना पड़ता है, तो आप उस हिसाब से फॉलो नहीं कर पाते। अदरवाइज आई वुड हैव रोम्ड अराउंड ऑल ओवर इंडिया इन माय इधर टू व्हीलर और फोर व्हीलर। दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू डू इफ आई गेट फ्री टाइम समवेयर डाउन द लाइन।
तो आप की एडवाइस जो है, जो नए जनरेशन के इन्वेस्टर्स मार्केट में इस समय आ रहे हैं, हमने पिछले 2-2.5 साल में देखा है कि डीमैट अकाउंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ऐसे में आप यंग इन्वेस्टर्स हु आर यू हैव जस्ट स्टार्टेड देयर जॉब एंड हैव सरप्लस फंड्स टू इन्वेस्ट इन द मार्केट्स, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? आई थिंक ओनली एडवाइस और वर्ड ऑफ कॉशन वुड बी कि दैट अगर आपने शॉर्ट टर्म में पैसे बनाए हैं तो ऐसा मत सोचिए कि ये आपके सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके स्किल की वजह से एंड सडनली you know something which the rest of the world does not know. And which is why I think it is very important to be cautious in the market because जैसे मैंने बताया luck as a factor भी काम करता है. तो अगर आपके ट्रेडिंग से पैसा बन गए हैं तो अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा एक कंट्रोल होना चाहिए बिकॉज शुरुआत के ट्रेड में अगर आपने पैसे बनाए तो आपको लगता है कि आपको एक विनिंग फॉर्मूला मिल गया है, बट बाजार में ऐसा काम करता नहीं, कोई विनिंग फॉर्मूला लंबे समय तक काम नहीं करता है. तो उसके लिए जरूरी है कि आप ट्रेडिंग के अलावा इन्वेस्टिंग और बाकी और सब चीजों में भी प्रेजेंट रहे हैं बिकॉज कभी ना कभी ट्रेडिंग आपकी जो सोच के हिसाब से नहीं बैठती है और आप फिर ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएंगे एंड कहीं ना कहीं फिर आप मार्केट को एग्जिट कर देंगे और जो भी आपका फ्यूचर में जो आपको बेनिफिट मिल सकते थे या आप वैल्यू डिराइव कर सकते थे वो आपको मार्केट से मिलेगी नहीं. तो एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म एंड एक्सट्रीम पेसिमिज्म वो आप उस तरीके से अवॉइड कर पाते हैं, अदरवाइज ट्रेडिंग आपको वही प्रोवाइड करती है. तो मेरे हिसाब से जो पिछले 2-2.5 सालों में जो ट्रेडिंग अकाउंट्स का ग्रोथ है वो काफी यंगस्टर मुझे जो ऐसा लगता है कि वो काफी तरफ ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा रुझान है. आई थिंक जी, कहीं ना कहीं थोड़ा बैलेंस आउट करना काफी जरूरी है बिकॉज कहीं इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लंबी पारी खेले मार्केट में रादर देन कि आप आए आपने एक सिक्स मारा और उसके बाद में आप आउट होके चले गए. पंकज बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सीखने को मिला, थैंक यू सो मच।